नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। वर्तमान काव्य धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी जनमानस के सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में श्री मैथिली शरण गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। नैतिकता, पवित्रता एवं परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य का प्रथम गुण है। इन्होंने जनमानस में आध्यात्मिकता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता का समावेश किया। इनकी रचनाओं में जहां राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र रक्षा का अद्भुत उदाहरण दिखाई देता है, वहीं मानवतावादी दृष्टिकोण, नैतिकता और सांस्कृतिकता भी दर्शनीय है। ऐसे महान राष्ट्र कवि श्री गुप्त जी ने अपनी कृतियों में सरलता के साथ साथ एक नई विधा हिंदी साहित्य को दी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की धरोहर को ज्यों का त्यों बहुत ही सुंदर शैली में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अतीत का गौरवगान करते हुए राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। उनके इसी योगदान के लिए हिंदी साहित्य ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। आज हम श्री मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन गाथा को पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम सरयू देवी था। ये दोनों ही वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इस कारण मैथिली शरण गुप्त जी के मन पर बचपन से ही धर्म एवं संस्कृति का विशेष प्रभाव रहा। उन्होंने बचपन में ही अनेक कविताएं लिखनी आरंभ कर दी थी। एक दिन उन्होंने कुछ छप्पे लिखकर अपने पिताजी को दिखलाए तो उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम मुझसे भी बड़े कवि बनोगे। इस प्रकार उन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उनकी आरंभिक जो कविताएं थी वो वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। मैथिली शरण गुप्त जी की गणना राष्ट्र कवि के रूप में होती है। उनकी रचनाएं इंदु, प्रताप, प्रभा और सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी को सन 1938 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1954 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य की सर्वोच्च उपाधि पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1952 ईस्वी में इनको राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किया गया। सन 1964 ईस्वी में श्री मैथिली शरण गुप्त जी इस नश्वर संसार को छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गए। मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी साहित्य को कई प्रकार की रचनाएं दी हैं, जिनमें काव्य रचनाएं रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथवध, साकेत, यशोधरा, स्वदेश गीत, मंगलघट, पंचवटी, विष्णुप्रिया, कुणाल गीत, शकुंतला, मौर्य विजय आदि हैं। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति समान लगाव था। वह हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों को आधार बनाकर अपनी काव्य कृतियों की रचना की, जिनमें सिख धर्म के आधार पर गुरुकुल पर गुरु तेग बहादुर, बौद्ध धर्म के आधार पर यशोधरा और इस्लाम धर्म के आधार पर काबा और करबला की रचना की। उनकी काव्य कृतियों को महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य आदि श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। सन 1912 ईस्वी में उनकी रचना भारत भारती प्रकाशित हुई थी। इसी रचना को जब उन्होंने राज्यसभा में पढ़ा तो उस समय महात्मा गांधी जी ने उस रचना को सुनकर उन्हें एक राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा था। आज मैथिली शरण गुप्त जी हमारे बीच राष्ट्र कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। इस प्रकार उनकी नाटक अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। उन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है, जैसे मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध आदि। साहित्यिक विशेषताएं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी युग के सर्वाधिक
जागरूक एवं समर्थ साहित्यकार के रूप में अपना योगदान दिया। उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों का वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में किया। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उनका काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। उन्होंने प्राचीन कथाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया। अपनी प्रभावपूर्ण शैली से उन्होंने अपने काव्य को जनमानस का प्रिय बना दिया। राष्ट्रीय भावना। मैत्री शरण गुप्त जी राष्ट्रीय भावना के कवि थे। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र रक्षा का अद्भुत उदाहरण गुप्त जी के काव्यों में दर्शनीय है। राष्ट्र कवि करते नमन तुमको, दिया अपार साहित्य भंडार। इस प्रकार से हम श्री मैत्री शरण गुप्त जी को अपना प्रेम सौंप सकते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी ने अपनी पहली रचना भारत भारती में राष्ट्रीय भावनाओं का जो स्वर गुंजाया, उसको लेकर आज भी भारतीय साहित्य उनका ऋणी है। उन्होंने भारत के प्राचीन वैभव गाथा को गाकर वर्तमान स्थिति के प्रति अपना क्षोभ प्रकट किया है। साथ ही वे भविष्य के लिए आशा भी व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इन पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं कि हे युवा पीढ़ी, जरा ये जानो तो सही कि हमारे पूर्वज कौन थे, पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया था और आज हम किधर जा रहे हैं, और अगर हम आज वर्तमान में हम सही नहीं है तो भविष्य हमारा कैसा होगा। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों के प्रति भी अपना मानवीय संवेदना व्यक्त की है। भारत माता की महिमा भी की है। भारत माता के मंगल गान करते हुए वो कहते हैं कि हे भारत माता, तुम्हारा कल्याण हो। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। सामाजिक जागरण। गुप्त जी के काव्यों में सामाजिक जागरण का स्वर बढ़ चढ़कर सुनाई देता है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार, विधवा विवाह आदि से संबंधित गुप्त जी ने असंख्य काव्य रचनाएं लिखी और समाज सुधार पर बल दिया। समाज में छुआछूत को दूर करने के लिए वे अपनी कविताओं में लिखते हैं, इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। नारी के प्रति सम्मान। गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में पौराणिक नारियों का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है। उनके काव्य रचनाओं में नारी, पत्नी, प्रेमिका, माँ आदि अनेक रूपों में चित्रित हुई है। गुप्त जी की नारी भावना भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सर्वथा अनुकूल है। कहीं कहीं वे भारतीय नारियों पर होने वाले अत्याचारों पर व्याकुल हो जाते हैं और लिखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार हम उनकी रचनाओं में देखते हैं कि गुप्त जी ने नारी को प्रेरणा की मूर्ति स्वीकार किया है। चाहे उनकी रचना साकेत की बात की जाए, यशोधरा की बात की जाए, तो दोनों ही रचनाओं में नारी का बहुत ही सुंदर प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रण हुआ है। यशोधरा की त्यागमयी मूर्ति को चित्रण किया गया है। उर्मिला के त्याग से लक्ष्मण की तपस्या फलीभूत होती दिखाई दी है और यशोधरा के त्याग से गौतम को जो सिद्धि मिली है, उसी को चित्रण करना ही, नारी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाना ही गुप्त जी का एक प्रथम गुण रहा है। गांधीवादी दृष्टिकोण। गुप्त गांधीवादी विचारक थे। उनकी असंख्य रचनाओं में गांधीवादी सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। मानवतावाद, अछूतोद्वार की भावना, सत्याग्रह, अहिंसा आदि संबंधी अनेक सिद्धांत उनकी रचनाओं में दर्शनीय हैं। वे गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसक वर्णन की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वाले ने, अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वाले ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने।
कवि ने अछूतों, निम्न जाति के लोगों को प्रभु के चरणों से उत्पन्न हरिजन कहा है और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलवाने का प्रयास किया है। भक्ति भावना, जैसा कि हम जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। वे श्री राम जी के सच्चे भक्त थे। राम जी के चरित्र को उजागर करना भी कवि का एक लक्ष्य था। उन्होंने लिखा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी ने राम के साथ साथ श्री कृष्ण को भी अपने काव्यों में उकेरा है। वे श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। राम भक्त होते हुए उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदारवादी था, इसलिए उन्होंने सिख धर्म के ऊपर गुरुकुल, इस्लाम धर्म के ऊपर काबा और करबला नामक रचनाएं भी लिखी। एक स्थान पर वे श्री राम जी का गुणगान करते हुए फिर से कहते हैं, संदेश यहाँ नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस प्रकार से उनकी रचनाओं में भक्ति भावना का भी प्रखर रूप दिखाई देता है। समन्वयवादी भावना, गुप्त जी एक समन्वयवादी कवि थे। वे न तो केवल हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे, न ही उनमें दूसरे धर्मों के प्रति कोई संकीर्णता थी। गुप्त जी ने राम भक्ति पर साकेत नामक महाकाव्य की रचना की, तो कृष्ण भक्ति के ऊपर द्वापर काव्य की रचना की। उन्होंने हमेशा ही हिंदू और मुसलमानों के बीच के भेद को अनावश्यक माना, मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। प्रकृति चित्रण, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में प्रकृति का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। उनके काव्यों में छायावाद कवियों की भांति प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण तो नहीं है, परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर प्रकृति का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि पूरा दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठता है। उन्होंने प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन किया है। आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण रूप, उपदेशिका, अलंकार, योजना, प्रतीकात्मक रूप आदि के अनुरूप चित्रण किया है। उनका प्रकृति चित्रण इन पंक्तियों में साकार हो उठता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस प्रकार उनका प्रकृति चित्रण अनोखा है, अद्भुत है। मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति का चित्रण करते हुए फिर लिखते हैं, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। आस्थावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त मानव जाति का उत्साह बढ़ाते हैं। वे नर को निराशा से आशा में जाने को कहते हैं। उनका दृष्टिकोण आशावादी है। वे लिखते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ कि अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कला पक्ष, गुप्त जी के काव्य का कला पक्ष काफी समृद्ध रहा है। उन्होंने खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर करते हुए साहित्यिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। उनकी काव्य शैली काफी सरल है, भाषा सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल है। संस्कृत शब्दावली का भी उन्होंने यथासंभव प्रयोग किया है। प्रबंधात्मक, गीतात्मक, उपदेशात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है। उनका भाषा के प्रति स्नेह इन पंक्तियों में दर्शनीय है। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा ना छोड़ूंगा, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। इसी प्रकार उनकी सरल भाषा का एक और उदाहरण, बुलाता है किसे हरे हरे, बुलाता है किसे हरे हरे, हरे हरे मतलब भगवान, बुलाता है किसे हरे हरे, वह प्रभु है अथवा दास, उसे आने का कष्ट न दे अरे, जा तू ही उसके पास। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हर प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। प्रबंधात्मक, नाटकीय शैली, चंपू शैली, इसके अलावा छंदों का भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उनके प्रिय छंद गीतिका, हरिगीतिका छंद है। जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, गुप्त जी ने स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग किया है। अंततः हम राष्ट्र कवि के
अतुलनीय योगदान को लेकर यही कह सकते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के महान सपूत, महान कवि, महान राष्ट्रभक्त, हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचनाएं युगों युगों तक मानव जाति को लोक कल्याण के लिए सदैव प्रेरित करती रहेंगी और हिंदी साहित्य जगत उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए उनका हमेशा ऋणी रहेगा। धन्यवाद। आशा है आपको श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय सुनकर अच्छा लगेगा। यदि आपको यह अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए